नमस्कार, मैं हूँ पूजा पुनेठा और समर्पण कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराते हैं जो समाज के प्रति समर्पित है या समाज के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी ही युवा महिला से कराने जा रही हूँ। ये आद्या फाउंडेशन चलाती हैं। इसके अंतर्गत गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही हैं और जो बच्चे नशे से जुड़े हुए हैं, उन्हें नशा मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं, उन्हें रिहैबिलिटेट कर रही हैं। साथ ही साथ ये समाज की उस उपेक्षित वर्ग के लिए काम कर रही हैं, जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं, ये किन्नरों के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ ही मैं वंदना जी का आज के शो में स्वागत करूँगी। वंदना जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। वंदना जी, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सवाल के साथ ज़्यादातर कि इतना जज़्बा, इतना मतलब क्योंकि कहने में बहुत आसान लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हम किन्नरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, वो हमको दिखाई नहीं देती। आज मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि ये सारा जज़्बा, ये सारी मेहनत, ये सारी जो कोशिश है, वो कैसे आती है? देखिए, ये कोशिश सिर्फ़ मेरी फ़ैमिली से हुई। मेरे फ़ादर से मुझे प्रेरणा मिली, फ़ादर-मदर से प्रेरणा मिली, जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरे फ़ादर लोगों के लिए, जबकि खुद एक ऑफ़िसर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, सीबीआई में थे, उसके बावजूद भी वो समय निकाल के शाम को या बच्चों को ट्यूशन्स वग़ैरह करवाना, सुबह बच्चों को जो है शाखा लगवाना, यानी कि उस टाइम यानी कि कोई लोग जानते भी नहीं थे, बट लोगों के अंदर जुज़्बा, पापा को देख के जुनून इतना रहता था कि अंकल आएँगे 4 बजे सीटी बजाएँगे और हम लोगों को तुरंत अपने कपड़े पहन के और वो प्रैक्टिस करनी है, योगा वग़ैरह करना है करके। उसके साथ-साथ फिर मैंने देखा कि मेरे फ़ादर खाली टाइम में लोगों को, जैसे कुछ महिला परेशान है, किसी को कहीं उसकी कंप्लेंट नहीं हो रही है, तो मदर मेरी सोशल वर्कर थी, तो कहीं न कहीं से किसी न किसी को घर में ले आती थी। तो फ़ादर फिर भी बड़े प्यार से उसको टैकल करते थे, उसको फ़ोन भी कर देते थे कि भैया ये लड़की परेशान है, और उसके साथ उसकी इवन उसकी एफआईआर की कॉपी भी पापा ड्राफ्टिंग करके दे देते थे। तो मुझे लगा कि यार फ़ादर तो मेरा बड़ा अच्छा काम करते हैं। फिर धीरे-धीरे हम बड़े होते गए, फ़ादर के साथ कभी-कभी कुछ इन्वॉल्व होते गए। फिर साथ में एक ग्रुप बना, तो देखते थे कि भई लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं, सड़क पे छोटे-छोटे बच्चे परेशान हैं। हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं हमारे घर में, जो माँगते हैं मदर-फ़ादर तुरंत दे देते हैं। और ये बच्चे इतने परेशान हैं, कोई एक आइसक्रीम के लिए, मैं आपको बताती हूँ, मेरा ज़्यादा मन तब वहाँ से हुआ कि मैं लोधी रोड से निकल रही थी, वहाँ पर एक पीछे एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ 7, 8, 10 बच्चे ऐसे ही झुंड बना के खेल रहे थे। मैंने मज़ाक-मज़ाक में एक बच्चे को बोला, तुम आइसक्रीम खाओगे? बोला कि खिला दो दीदी। मैंने एक को खिलाया और उसने सारे बच्चे वहाँ आके खड़े हो गए कि हमें भी, हमें भी। और वो आइसक्रीम खिलाने के बाद उन बच्चों के फेस पे जो खुशी और रौनक था कि ना जाने उन्हें क्या मिल गया आज। तो मुझे लगा मेरी इस छोटी-सी प्रयास से इन बच्चों को इतनी खुशी हो सकती है, तो भगवान करे भविष्य में मैं इस लायक बनूँ कि इनकी मैं बहुत मदद करूँ और सक्षम बनाऊँ इनको कि ये कभी इन सड़कों पे इस तरह भीख वगैरह नहीं माँगे। तो ये सारी प्रेरणा मेरे को मेरे घर से, मेरे संघ परिवार से ही मिली है। जो आज मेरी सोच है, मेरी विचारधारा अपने देश के लिए या अपने उन नागरिकों के लिए है जो प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं, या जो बहुत बुरी हालत में हैं, उनको किस तरह उनसे उभारा जाए, किस तरह आपस में एक समूह बना के और उन तक मदद पहुँचाई जाए। ये सब विचारधाराएँ मेरे अपने घर की हैं। अ, मतलब माता-पिता से सीखी हुई बहुत सारी बातें होती हैं बिल्कुल। जो हम हमेशा कैरी करते रहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपने अपने पेरेंट्स को उन लोगों की मदद करते हुए देखा जिन्हें ज़रूरत है और वो धीरे-धीरे आपके पास भी आई और अब आप बहुत सारे बच्चों की मदद कर रही हैं। आप शिक्षा के लिए उनके काम कर रही हैं। तो ये कौन से बच्चे हैं जिन्हें आप शिक्षा से जोड़ती हैं और कैसे जोड़ पाती हैं? ये बच्चे ज़्यादातर वो होते हैं जो कहीं पर एक लेबर साइट जहाँ काम चल रहा होता है, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा होता है। या ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रोड्स पे रह रहे होते हैं, जिनका जिनका अपना ज़रिया सिर्फ़ भीख माँगना है। और कुछ लोग उनमें से ऐसे हैं जो लोग ये बताते हैं कि जी बाढ़ आ गई थी तो यहाँ आ गए थे। इनफैक्ट आप मेरे वेबसाइट पर जाके देखेंगे कि एक रैन बसेरा था, बट मेरे को उस रैन बसेरे का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना, बट मैंने कुछ रैन बसेरे ऐसे भी लिए जिसको जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको मिले हुए थे।
हुँ, और हुँ। वो वहाँ पर वो प्रयास नहीं कर पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनको जाके मैंने उनसे बिना कोई पैसे लिए, यानी कि मैंने उनको बोला कि आप ये रैन बसेरा आप चलाओ, सिर्फ़ मुझे इसमें बच्चे जो वहाँ बच्चे बहुत थे निज़ामुद्दीन की तरफ, तो मैंने वो रैन बसेरा लिया सिर्फ़ उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये बच्चे वही हैं जो ज़्यादातर सड़कों पे रहते हैं। सडनली आप देखें एक रेड लाइट पे कहीं 10-12 दिन बाद एक पूरा झुंड, एक समूह आके रहने लग जाता है। तो ये ज़्यादातर रोड बज के बच्चे हैं। तो वंदना जी, आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हैं जो ज़्यादातर भीख माँगते हैं या फिर रोड के आस-पास रहते हैं। इनके पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल होता होगा, क्योंकि कहीं न कहीं इनके पेरेंट्स का सारा मकसद यही रहता है कि हमारे बच्चे या हम सब मिलकर अपने परिवार की एक रोज़ की रोटी का इंतज़ाम करें, और भीख माँगना एक इनका रोज़गार है। तो कैसे आप समझाती हैं इनके माता-पिता को और खुद बच्चों को भी? क्योंकि एक लंबे अरसे तक इस काम में जुड़े रहने के बाद कहीं न कहीं पढ़ाई करने की इच्छा उनके अंदर खत्म हो जाती होगी। उन्हें लगता है कि ठीक है, यही ज़िंदगी है, हम भीख माँग रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर जाग रहे हैं, यही दिनचर्या है। कैसे काउंसलिंग करती हैं, कैसे समझाती हैं? देखिए, ये बहुत टफ़ है। पहले तो बहुत दिक्कत का सामना होना होता था कि बच्चों को मैं अपने संस्था द्वारा एक टॉवल और सोप और कुछ पुराने कपड़े या कुछ अपने किसी ने डोनेट कर दिए तो वो उन बच्चों को देती थी। सडनली मैंने देखा जब अप और भी मेरे साथ-साथ अपने भी काम हैं। पर जैसे ही मैं अपने उस सेंटर पे जाती थी, देखती थी वो बच्चा वो काले रंग का पूरा वो लगाकर और गंदी बिल्कुल मुँह कर तो मैं उसको बोलती थी, "भई तुमको इधर आओ, तुमको नहाने का साबुन देते हैं, कपड़े देते हैं, फिर तुम ऐसे बनकर आते हो।" तो वो हँसते बोलता था, "मेरी मम्मी लगाती है।" तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारी मम्मी लगाती है तो अपनी मम्मी को बुला के लेकर आओ। तो उसकी मम्मी आई नहीं। मैंने उस बच्चे को सेंटर में आने से मना कर दिया कि तुम इस सेंटर में नहीं आओगे। फिर वो बच्चा अपनी माँ को लेकर आया 3-4 दिन बाद। फिर मेरी जो लेडी वहाँ काम करती थी उसने मुझे कॉल किया कि मैडम वो अपनी माँ को लेकर आया। मैं सब काम छोड़कर आधे घंटे में निज़ामुद्दीन पहुँची। वहाँ उसकी माँ से मैंने पूछा कि ये तुम बताओ तुमने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। अब तुम इस बच्चे को यहाँ आने भी नहीं देते हो। जब खाने का समय आता है तो भेज देते हो खाने के लिए। उसे पढ़ाई-वढ़ाई के लिए तो उसकी माँ का सीधा जवाब था कि ये तो हमारा धंधा है। अगर उस रेड लाइट पे ये नहीं आता तो बाहर के बच्चे आके पैसा कमा के चले जाते हैं। हुँ। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा। बच्चों को इंटरेस्ट मुझे खेल में लाना पड़ा कि मेरे पास अभी भी ऐसी कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके घरवाले उनको पीटते हैं, फिर भी वो खेल के बहाने आ जाती हैं कि उनको गेम के साथ-साथ पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट पैदा कर दिया है कि बच्चे भी इंटरेस्ट लेने लगे। और फिर वो धीरे-धीरे फिर वो चेंज होते हैं। बट सडनली हाँ, कि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर फ्री का खाना उनको आराम से मिल जाता है। मैं बहुत सारी झुग्गी बस्तियों में देखती हूँ तो कोई ना कोई खाना बाँट रहा होता है। तो वो इतने लेज़ी हो गए होते हैं कि उनको ज़रूरत नहीं होती है कि उनको पता है कोई ना कोई तो दे ही जाएगा, नहीं तो हम तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है और उससे अभी तक स्टिल हम जूझ रहे हैं। तो 100 में से 25 लोग निकल पाते हैं, 30 लोग निकल पाते हैं, बाकी वो वहीं के वहीं रहते हैं। पर हमारा निरंतर प्रयास चलता है कि उनको किसी तरह वहाँ से बाहर निकालें। बिल्कुल वंदना जी, आपने ठीक कहा, क्योंकि ऐसे बच्चों को शायद खाना तो मिल ही जाता है, बिल्कुल और खाना जिसके मिलता चलते है। हाँ, उनका सारी जद्दोजहद खाने को लेकर होती है, वो हासिल हो जाने के बाद आपने ठीक कहा वो लेज़ी हो जाते हैं। लेकिन खेल-कूद, यानी उन्हें किसी एक्टिविटी के साथ जोड़ना या किसी वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ जोड़ना, ये एक माध्यम हो सकता है कि बच्चे निकल कर आएँ, अपनी बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचें। तो क्या आप उन्हें किसी वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी स्किल्स के साथ भी जोड़ रही हैं? नहीं, अभी मैं सेवा भारती में पिछले 1 साल से सेवा भारती में उनका एक उत्कर्ष है उसमें स्टार्ट किया है। कुछ लोग हैं मगर उसको अभी तक जब से मैं अपना एनजीओ सँभाल रही हूँ, उनको जैसे कि कागज़ के लिफ़ाफ़े बनाना, उनको कहीं से जैसे कि फैब्रिकेशन वर्क होता है जो कि एक्सपोर्ट हाउस से आते हैं, तारे-सितारे लगा के दे देना उनको। इस तरह के कामों से निकालने का निरंतर प्रयास किया है उनके घरवालों को। फिर हमारा ग्रुप भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, लोग बहुत मिलनसार हैं और हमारे संघ में सबसे बड़ी ख़ासियत है कि हर आदमी एक-दूसरे का हाथ पकड़ के चलता है। अगर किसी को पता लग जाए ना ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ कई सारे लोग आकर उसकी जो है उस प्रॉब्लम को हम कैसे उसको वर्कआउट करें, कैसे उसको निकालें, तो ये हमारे संघ की सबसे बड़ी परिभाषा है, जो लोग संघ के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी कि संघ वहाँ हमारे संगठन के लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ कोई नहीं प्रयास कर रहा होता, अपने घर से अपना समय निकाल कर। तो उनको किसी के माध्यम से किसी की दुकान पे लगवा देना, चांदनी चौक में कई सारी दुकानें हैं, तो वहाँ उनको कुछ भी झाड़ू का, पोंछे का, हमारे जो लोग हैं, वो उनके घर में अपनी उनकी माँ को जैसे खाना बनाने का या कुछ को तो हमने अभी प्रयास भी किया था कि उनको गैस चूल्हे वगैरह दिए थे। कुछ ने प्रयास कर रहे हैं, कुछ ने उनको भी बेच दिया। तो अब हम कुछ ना कुछ रूटीन ऐसा ला रहे हैं,
जिससे वहाँ कुछ कारोबार स्टार्ट हो। एमएसएमई के स्कीम जो है 2.5 लाख 3 लाख रुपए महीना से अचार वगैरह या कुछ पिकल, इस तरह से कुछ पिकल हो गया या कुछ भी कार्य करके। मार्क्स के टाइम पे हमारी कुछ 1-2 लोग हैं, उन्होंने मार्क्स बहुत बनवाया था कॉटन के कपड़े का। तो कुछ ना कुछ हम एक्टिविटी करके उनको निकालने की प्रयास कर रहे हैं, बट ये प्रयास जो बड़ा प्रयास है वो सेवा भारती के माध्यम से होगा। जी। बच्चों को जैसे कि आपने कहा कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इन बच्चों की ज़रूरत क्या है, जो बच्चे अभाव में जी रहे हैं, जो लोग वो ज़रूरतें नहीं पा रहे हैं, जो एक बेसिक फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए। शिक्षा बच्चे का, हर बच्चे का, शिक्षा हो, सुरक्षा हो या उसकी रोटी हो, न्यूट्रिशंस जो फूड है वो हो, वो हर बच्चे का हक होता है। और सब जब एक बड़ा समाज जागृत हो जाता है, इस ओर कार्य करता है, तो एक उम्मीद, एक आशा बन जाती है कि ज़रूर आने वाला भविष्य उज्जवल ही होगा। ये बच्चे ज़रूर ये जो इस चंगुल में फँसे हुए हैं, यहाँ से निकल पाएँगे। वंदना जी, इसके अलावा आप उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हैं, जो नशे के चंगुल में फँस चुके हैं, जो नशाग्रस्त रहे हैं। आप उन्हें रिहैबिलिटेट करती हैं, उनको नशे से मुक्त कराती हैं। ये बच्चे ज़्यादातर इस नशे में कैसे फँसते हैं? और ये मतलब वहाँ से निकालना कैसे संभव हो पाता है? देखिए, ये सब चीज़ें हैं भूख की, और जब आदमी को भूख प्यास लगती है तो ये लोग कामचोर भी होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि मैंने अभी इनकी मैं आपको बताऊँ कि ये लोग अपने बच्चे को भी नशा कराना बचपन से सिखा देते हैं। सुई ली और लगा दिया, और बच्चे इनके इतने छोटे-छोटे ट्रेंड होते हैं कि आप ये आपका कनॉट प्लेस में सर्कल पर हनुमान मंदिर के आस-पास पहले इस तरह के बहुत सारे बच्चे पाए जाते थे। यानी बहुत सारे परिवार पाए जाते थे। ये लोग, कुछ संस्थाएँ थी जो यहाँ से कंप्लेंट होने के बाद इनको उठा के लेके जाते थे। 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद वो दोबारा यहीं आ जाते थे। तो ये जो समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है कि वो अपने साथ-साथ और उन बच्चों को भी वही चीज़ों में डालते हैं। हमारी एक संस्था है एनएमओ, नेशनल मेडिकल हेल्थ काउंसलिंग, वो भी एक संघ की यूनिट है। हम लोग हर संडे मेडिकल कैंप लगाते हैं। यानी कि आद्या फाउंडेशन उनके साथ मिलकर कैंप लगाती है, जिन कैंपों जी। में हम उन बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं कि उनको कैसे उस चीज़ों से बाहर निकालें, उनके परिवार से संपर्क करते हैं। तो उनको ये बताते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, उनको डायग्राम बता के समझाते हैं कि जो तुम 10 साल, 15 साल, यानी कि 100 साल की भी, 80 साल की भी आयु है, तो कैसे तुम मौत की तरफ धीरे-धीरे जा रहे हो। फिर उनको उस निकालने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, उनको कुछ मेडिसिन्स वगैरह जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो सलाह करते हैं। वही एक बहुत बड़ी बड़ी गंभीर चिंता का विषय है कि ये ड्रग्स इनको कहाँ से आती है, कैसे मिल जाती है। तो वो छोटे बच्चे भी अगर आप उनको मना करो तो वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करने लग जाते हैं। वो इतने एडिक्ट हो चुके हैं उसके, यानी कि यूज़्ड टू हो चुके हैं कि वो खुद से अपना इंजेक्शंस लेके लगा लेते हैं। तो उन बच्चों को भी हम लगातार वो प्रयास करते हैं, उनको स्टोरी से, उनको यूट्यूब में 1-2 कुछ दिखाते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, या उनको प्यार से उनकी काउंसलिंग करते हैं। पहले हम हफ्ते में 4 बार काउंसलिंग करते हैं, 3 बार करते हैं, फिर देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या वो हमारे मेडिकल संस्थाओं में जुड़कर वो प्रॉपर इलाज कराएगा कि नहीं कराएगा। तो इस तरह के निरंतर अभ्यास हम लोग करते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल जाती है। कई ऐसे एक नशे के लोग हैं जिन्होंने नशे की हालत के बहुत गंदे-गंदे एक्सीडेंट देखे, बाद में आके बोला कि जी मैडम हमने तो छोड़ दिया। इतनी बुरी मौत मरा है कि नशे में मरने के बाद उस आदमी को पता ही नहीं था वो नाली में गिरा है या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इस तरह से लोगों में भी चेंजेस है, बट काउंसलिंग की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनके परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक जनरेशन ब्रेक होगी तो ये लोग इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि बच्चे बड़े ईज़िली देख लेते हैं कि हमारे माँ-बाप जो है बैलून बेच रहे हैं या सामान बेच रहे हैं, और एक पत्ती निकाली और लिया और लगा लिया। बट अब दिल्ली में तो बहुत कंट्रोल किया गया है, दिल्ली में तो अभी है, बट कुछ कुछ स्थान है जहाँ चले जाते हैं फिर ये वापस आ जाते हैं। तो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं लोग कि किस तरह उस चीज़ से हम लोग बाहर निकालें लोगों को। वंदना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी समय से, जैसे कि हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं या फिर कहीं भी कोई स्टॉप होता है, तो अब बड़े लोग, जब हम पहले देखा करते थे बड़े जो वयस्क हैं वो आकर भीख मांगते हैं, अब धीरे-धीरे एक ट्रेंड आ गया है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ लाते हैं। कई बच्चों को तो होश भी नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, और कुछ बच्चे लगातार एक ही बात दोहराते रहते हैं। शायद हम में से कोई उन्हें कहे भी कि आप भीख मत माँगो, हम आपकी पढ़ाई का इंतज़ाम कराते हैं, या ठीक है हम करते हैं। तो उनमें वो मतलब जज़्बा ही नहीं होता, उनको वो इतने अभी अवेयर ही नहीं है।
और उनके शायद पेरेंट्स ने इस तरीके से उनकी कंडीशनिंग की गई है, या एक समाज या माहौल ही उन्हें ऐसे मिला है। ऐसे में उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना और उनको वहाँ से अलग करना, ये आप लगातार करती ही चली आ रही हैं। इसके अलावा आपने बताया कि नशे वाले बच्चों को भी आप लगातार काउंसलिंग करती हैं, ये सबसे मुश्किल काम है। उम, नशे में छोटे बच्चे, जैसे भीख माँगने के लिए जो बच्चे वो पकड़ के लाते हैं, क्या वो बच्चे चोरी के बच्चे भी होते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि ये बच्चा उनका नहीं है। ये बच्चा या तो वो कहीं से उठा के ले आए हैं, या कहीं से किराए पे लाए हैं, या किसी तरीके से भी। ये भी एक तरीके का एक व्यापार, एक बिज़नेस शुरू हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये ऐसा भी कई जगह देखा गया है, जैसे कि कुछ बच्चियाँ हैं या जो रोड्स पर मैं लगातार देखती हूँ उनको, बुक्स होता है ड्राइंग की और एक बुक्स होता है जिसमें एबीसी और ये आई सब लिखा हुआ होता है विद ड्राइंग, और उनको मैं कलर के 2-3 कलर खाली, यानी कि पूरा तो बहुत कॉस्टली हो जाता है, तो 2-3 कलर दे दिया कि उसको अंदर-अंदर ड्राइंग करो, ये करो। कुछ टाइम बाद जब हम वहाँ जाते हैं पता करने के लिए कि अरे वो कहाँ गई? वो अभी आ रही है, वो कहाँ गई? अभी वो ना उधर गई, खेल रही होगी। जब हमको नहीं मिलती तब पता लगता है कि भई उसकी माँ आई थी, ले गई, या वो अपनी मौसी के साथ चली गई। तो वो सडनली हमें भी नहीं पता लगता वो बच्चा गया कहाँ? और फिर एक देखो एक दूसरा समूह आके वहाँ रहना चालू कर देता है। तो इसकी जो ट्रैकिंग है अब तो काफ़ी कम है, बट मगर जैसे निज़ामुद्दीन में मैं बहुत देखा था, निज़ामुद्दीन की तरफ और अपने सीपी की तरफ 1-2 लेडीज़ थी, उनके पास 5-7 बच्चे थे। तो मैं यहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारा के पीछे एक रैन बसेरा है, वहाँ गई थी कि भई आप माँ-बाप को रखो ना रखो, मगर इन बच्चों को कम से कम रैन बसेरे के अंदर कर लो कि कल को ये छोटी लड़कियाँ हैं, कुछ ऊँच-नीच हो जाए। वो उन्होंने नहीं रखा। फिर एक दिन मेरे को पता लगा जी 2 तो वहाँ तो रोहिणी में रह रहे हैं, बाकी के वो बच्चे जो है मेरी जो दोस्त थी वो ले गई। तो ये समझ में नहीं आता कि ये बच्चे कहाँ से आए। कभी-कभी रैन बसेरों में भी, सड़कों पे भी देखने को मिलता है कि गाँव की कोई माँ होगी अपनी बेटी को ले आई है और बोलेगी बाढ़ आ गई। राजस्थान में तो बाढ़ आई नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो थोड़े टाइम बाद समझ में आता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। 9 महीने या 8 महीने के बाद वो बच्ची को डिलीवर करते हैं और डिलीवर करके इन्हीं भिखारियों के हाथ सौंप कर वो भाग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो आए कहाँ थे और चले कहाँ गए। तो ये बच्चे जो है धीरे-धीरे कुछ ये लोग पाल लेते हैं, कुछ लोग पता नहीं कहाँ साइड में कर देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा गैंग है, अगर इसमें जाओ तो आप, ख़ैर हम लोगों के बस की तो बात नहीं है, टू बी फ्रैंक। वंदना जी, करते हैं, हम इस लोगों को जो तरीके जो मिलता है हम लोगों को जो मिलता है बोलता है, हम उसको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि देखो ये लड़की है, छोटी बच्ची है। जैसे हम लोग सेक्स वर्कर पे भी काम करते हैं, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं, भई एक चेन को तोड़ने के लिए। देखो ये छोटी बच्ची है, बच्चे हैं, या लड़का हो या लड़की हो, इसको हॉस्टल में डाल दो। कल को ये पढ़ेगा, लिखेगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। 40-45 साल की उम्र के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप इस बच्चे को पढ़ने दो, कल को ये कहीं नौकरी करेगा, कहीं अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो तुमको भी इस जगह से निकाल के लेके जाएगा। तो उनको कुछ-कुछ समझ में आता है, तो हमारा जैसे कि सेवा भारती की कई सारी संस्थाएँ, हमारे संघ की, आरएसएस की, तो हमने वहाँ वो खोले हुए हैं उनके लिए, रहने के हॉस्टल्स खोले हुए हैं। उन बच्चों को फिर हम पुलिस की परमिशन से उन बच्चों को वहाँ एडमिशन कराते हैं, उनको उन हॉस्टल में डालते हैं। अगर कोई बच्चा जाना चाहता हो, उसकी माँ परमिशन दे, या उसका रहने वाला कोई, या कोई ऐसा लावारिस बच्चा मिलता है जिसका कोई नहीं होता या भिखारियों के साथ होता है, तो हम पुलिस की परमिशन से हमारा संगठन उस बच्चे को अपने वहाँ डाल लेता है। वहाँ उसको हम लोग अच्छी पढ़ाई कराते हैं, हम उसको संस्कार अच्छे देते हैं उन बच्चों को। वंदना जी, आप बात कर रही हैं गुमशुदा बच्चों के बारे में भी कि कुछ समय तक वो बच्चे एक जगह दिखाई देते हैं, फिर कुछ दिनों बाद वो दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो क्या आप इस समस्या को या इस की रिपोर्ट पुलिस तक भी करती हैं? और करती हैं तो क्या उन बच्चों का कुछ पता चल पाता है, या पुलिस का कितना सहयोग मिल पाता है इसमें? देखिए, कुछ जगह तो क्या होता है कि हम उन बच्चों को ले जाके अपनी संस्थाओं में पुलिस के माध्यम से उनको हम लोग रख लेते हैं। मगर जिनमें हमको पता ही नहीं लगता कि थे कौन, पासपोर्ट क्या है, कहाँ से आए, कहाँ चले गए, कहाँ हैं, तो हम अपने जो सीनियर जो होते हैं उनके माध्यम से बता देते हैं। बट उन्हीं के अपने ही घर परिवार के लोग होते हैं, जो ये बोल देते हैं कि हमारे चाचा का है या हमारे ताऊ का है। तो हम लोग को जहाँ लगता है कि कंप्लेंट करनी चाहिए, वहाँ हम कंप्लेंट ज़रूर करते हैं। बट ऐसा हमारे को, हम कोशिश यही करते हैं उन बच्चों को वहाँ से निकाल के किसी तरह उनको किसी भी अनाथ आश्रम में उन बच्चों को पहुँचाएँ, जहाँ उनको पर्टिकुलर अच्छी एजुकेशन मिले। जी।
वंदना जी, आप काम कर रही हैं समाज के उस उपेक्षित वर्ग के साथ भी, जिसे शायद कभी माँ-बाप भी नहीं अपनाते। कभी घर में इस तरीके से किसी किन्नर बच्चे का जन्म होता है तो माँ-बाप भी उसे उस समाज को सौंप देते हैं और समाज भी उन्हें नहीं अपनाता। आप वहाँ पर कैसे जुड़ी? वहाँ कैसे उस तरफ? ये जो किन्नर समाज के लिए काम करने का जो मेरा मन बना, ये मैंने अपने लोधी रोड में कुछ किन्नर्स जो है शादी बच्चे होते थे तो भीख वो माँगने आते थे, गाना बजाना करते थे, पैसे माँगते थे और इतना ज़्यादा माँगते थे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब में कहाँ से उतना पे कर पाएँ। तो 1-2 बार देखा गया उनके साथ छोटे से बच्चे आए तो मदर से पूछा तो उन्होंने बताया किन्नर बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके घरवालों ने उसको दे दिया है करके। बाद में जब मैं संस्थाओं में काम करने लगी तो हमारे एक हुसैन जी हैं, नुसरत हुसैन नाम है उनका, वो मंडावली में रहते हैं। तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया कि आप मंडावली में काम करो मैडम, मंडावली में बहुत बच्चे हैं, मंडावली हो गई, लक्ष्मी नगर के एरिया टैंक रोड वगैरह हो गया। तो जब मैं वहाँ करने गई तो मैंने वहाँ पर एक किन्नर समाज का समूह देखा वहाँ पे। तो वहाँ देखा वो छोटे बच्चे देखे कि इनको लालन-पोषण ये लोग कैसे करते हैं। अब ये तो आपको ही पता है उनको अपने पालने के लिए बेचारों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, रेड लाइट पर आकर कितना तो आप देखो कभी-कभी तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें लगता है कि अरे इनको कौन पैसा देगा बदुआ देके जा रहे हैं। तो वो जो उनकी जो अंदर की तड़प होती है ना, उनको भी होता है कि भई हमें इतना पैसा इकट्ठा करके अपने सरदार को भी देना है, अपने लिए भी निकालना है। तो एक टारगेट फिक्स होता है इन लोगों का। तो जब मैंने देखा यार छोटे बच्चे को ये लोग कैसे पाल रहे हैं, बिना माँ के उसको छोड़ दिया है। तो हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी कि उनसे बात करके देखो आपके पास कोई बच्चा आता है ना, तो उसका आप लालन-पोषण का जो भी होता है 2000 ₹2500 हम लोग मिलके दिया करेंगे। वो उस बच्चे के लिए उस बच्चे को आप जब तक वो बच्चा 12, 14, 15 साल का ना हो जाए, दीदी उसे काम मत कराना। बट हमने भी देखा कुछ हद तक ये लोग मानते हैं, कुछ हद तक नहीं मानते हैं। फिर हमने ये विचार बनाया है, दिल में मेरे ऐसी कामना है, मैंने की है कि जब हम लोग कुछ अपना समूह सब इकट्ठा करके कुछ करेंगे तो एक लेंगे ज़मीन लेकर वहाँ पर इन बच्चों के लिए हम हॉस्टल बनाएँगे। क्योंकि आपको एक मैं बात बताऊँ कि आज तक हमारे लोगों ने इस समाज को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सबसे बड़ा दोष हमारे समाज का है। हम आज भी उनको बड़े हीन भावनाओं से देखते हैं कि अरे, ये दूर जाएँ। अभी हमारे मेडिकल कैंप भी हम लोग लगाते हैं वहाँ पर। सबसे ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स किन्नर्स को होती हैं, शारीरिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा उन लोगों को होती है। तो हमने वहाँ इनकी प्रॉब्लम्स को देख के पहले प्रयास किया है मेडिकल कैंपों द्वारा, कि हम मेडिकल कैंप से धीरे-धीरे पहले इनको अपने से जोड़ें। तो वहाँ पर हमारे समाज में जो ये छुआ-छेत, ये भेदभाव, तो ये इनने हम लोगों को इन लोगों से दूर कर दिया है। तो इनकी प्रॉब्लम जब तक हम समझेंगे नहीं, तो ये अपनी खुद के लोगों की भी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। ये सिर्फ़ अपने लिए जी रहे हैं, इनको ये है कि जैसे मैं मरूँगा, मेरे आगे-पीछे कोई नहीं होगा, वैसे ये अभी पैदा होकर आया है, इसके भी आगे-पीछे कोई नहीं होगा। तो ये लोग छोटे बच्चों को भी उसी तरह छोड़ देते हैं कि भई ठीक है, पल रहा है, पालो बस। तो हमने भी ये सोचा कि आने वाले समय में हम एक हॉस्टल बनाएँगे, जहाँ 50-55 साल की जो किन्नर हो जाया करेगी, उसको वहाँ पर हम रखा करेंगे और जो ये छोटे बच्चे जो लोग दे देते हैं, इनको हम रेड लाइट पे नहीं जाने देंगे, इनको भीख नहीं माँगने देंगे, इनको अच्छी एजुकेशन देंगे, ताकि इनके माँ-बाप को भी शर्म फ़ील हो कि कैसे उन्होंने एक दूध पीते बच्चों को ऐसे निकाल कर ऐसे जगह भेज दिया, जहाँ उनको यही नहीं पता कि रात में वो रोएगा, तो कौन उसको चुप कराएगा, कौन लोरियाँ देगा, कौन माँ ये देखेगी कि उसको बुखार है, खाँसी है, क्या है, क्या नहीं। कितना कठोर दिल करके उस बच्चे को सिर्फ़ समाज में वो ज़लील ना हो कि ऐसा बच्चा उनके घर में पैदा हो गया, इसलिए उठा के उन्होंने उस बच्चे को दे दिया। तो ये हम सभी समाज के उन लोगों से आपके चैनल यूट्यूब के माध्यम से अपील करेंगे कि किन्नर समाज बहुत ही हमारे लोग कहते हैं कि ये विष्णु जी की उसकी ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुआ है। यानी कि कुछ ऐसे हमारे शास्त्रों में एक तरफ हम भगवान को मानते हैं, दूसरे हमारे अगर आप पुराण पढ़ो, आप हमारे शास्त्र पढ़ो, तो उसमें आप देखोगे किन्नर समाज का शुरू से ही उल्लेख है। मगर जो हालत किन्नर समाज की स्थिति है जो इस समय, उसके लिए हम लोग बहुत बड़े उसमें दोषी हैं। हम उनको 10-5 हज़ार रुपए देके शादी-ब्याह में भगा देते हैं, अरे किन्नर आ गए, जल्दी दो और भगाओ इनको। अगर हम इस समाज को एक्सेप्ट करने लग जाएँ, ये भूल जाएँ किन्नर हैं और हम ही में से हम ही जैसे हैं, तो इनकी लाइफ में वो परिवर्तन आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इनकी बददुआओं से डरते हैं, मगर हम दुआ लेने का काम भी तो नहीं करते। हम सिर्फ़ जी। दिखावे के लिए दुआ माँगते हैं कि वो आ गए हैं, ढोल बजा रहे हैं तो 10,000 बस उनको फेरा और पकड़ा दिया, 15,000 दे दिया। किन्नर की अगर सेवा करनी है और सचमुच उनसे दुआ लेनी है, तो आप उनके प्रति पूरी तरह से सेवा भाव पैदा करो।
आप उनको उन स्थितियों से निकालो। आप ये सोचो 40-50 साल, 60 साल की 50 साल के बाद कौन उस किन्नर को देखने आएगा? आप तो देखते ही हैं कि आज भी क्या रेड लाइट पे जाओ तो कितना बुरी तरह वो शीशा पीटना चालू कर देते हैं। तो अभी हम लोग उनको ये सोच बदल देनी चाहिए उन माँओं को जिन्होंने अपने बच्चों को डोनेट कर दिया इन लोगों को। उनको एक बार जाके उसकी हाल लेना चाहिए कि किस स्थिति में है। मैं तो देखती हूँ स्थिति और मेरे जैसे कई सारी संस्थाएँ भी होंगी निश्चित जो इस संस्था पे काम कर रही हैं किन्नर पर। तो आप देखेंगे तो आपकी आँखों में से आँसू आ जाएगा कि यार कैसे माँ कोई अपने बच्चों को इनको दे सकती है और कैसे वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन किन्नरों को अपने घर से निकाल दिया, इनको एक जगह छोड़ दिया, एक समाज का ठप्पा लगा के एक किन्नर समाज। तो ये बड़ा दुखद बात है, हमारे समाज में इस चीज़ को दूर करना चाहिए। और वो प्रयास जी, तभी होगा जब समाज हम उसे कहते हैं जहाँ पर सबकी सोच एक हो, सबकी भावनाएँ एक हो, तब समाज बनता है। तो हम लोग को उसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। जी, बिल्कुल वंदना जी, आपने ठीक कहा क्योंकि कहीं न कहीं माँ-बाप पर भी समाज का एक प्रेशर होता है या एक दबाव होता है या यही सिखाया गया है कि 2 ही वर्ग हैं, या तो पुरुष है या महिला है। इसके अलावा अगर तीसरे वर्ग से एक बच्चा आता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको जो समाज के लोग हैं सिर्फ़ वही उसको पालेंगे। आप इतने सारे किन्नर से मिलती हैं, क्या कभी किसी ने बताया कि उनके माँ-बाप उनका कभी पता भी लगाते हैं या उनसे कभी मिलने भी आते हैं कि वो किस हाल में जी रहे हैं, कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं या किसी को नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सोनिया करके एक लेडी है जो चांदनी चौक में अपने कनॉट प्लेस में है। जी, हिमांगी गिरी जी हैं जिन्होंने हमारे भागवत गीता का उल्लेख कर के आज अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है कि उन्हें महामंडलेश्वर की भी उपाधि मिल गई है। और वो आप देखेंगे कि महामंडलेश्वर हिमांगी गिरी डालेंगे तो आएगा। लक्ष्मी जी भी हैं जो इसी समुदाय से निकली हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके घर वाले फ़ोन भी नहीं करते, उनको पता भी नहीं है कि वो कहाँ थे, कहाँ हैं या नहीं है। कुछ ऐसी हैं जो आर्मी के जिसका फादर आर्मी में था, तो वो बताती है कि घर जाती हूँ, तो मेरी माँ बहुत परेशान होती है। मुझसे कहती है ऐसे मिलने मत आया कर, जहाँ तू है मैं वहाँ आ जाया करूँगी, चुपचाप मिलती है। तो कुछ माएँ हैं जो कहीं न कहीं मोह रखती हैं, बट समाज में वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और तो और मुझे किन्नर बताती हैं कि वो पैसा कमाकर अपनी माँ को देती हैं। अभी सोनिया नाम की जिसकी ज़िक्र किया, उसके भाई ने उसकी माँ को घर से निकाल दिया। सोनिया अपनी माँ को घर पर लेके रखी हुई है, कहीं दूसरी माँ साथ में नहीं रहना चाहती। माँ ने उसको मना कर दिया कि उसने बोला कि माँ मेरे साथ आके रह लो, उसने मना कर दिया कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसने अपनी माँ की व्यवस्था कराई हुई है रहने की और पैसा खर्चा भी दे रही है। तो आप ये बताओ कि तब आपको शर्म नहीं आ रही कि आप किन्नर से पैसा ले रहे हो। तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि किन्नर अपनी फैमिलियों के लिए काम कर रही हैं। मगर ये है कि वो बात करने में, समाज के सामने आने में, एक्सेप्ट करने में, उससे वो लोग डर के भागते हैं। वंदना जी, आप काम कर रही हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, आप काम कर रही हैं नशा से घिरे हुए बच्चों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, आप काम कर रही हैं किन्नरों के उस समाज को समाज ही स्वीकार करे इसके लिए, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, उनका जीवन संवरे। तो कहीं न कहीं लोग भी आज आपको सुन रहे हैं, वो चाहेंगे वो आपके साथ जुड़ें। आप भी चाहेंगे कि लोग आगे आकर आपकी मदद करें। तो अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकता है? मेरे को तो जो अगर कोई मदद करना चाहता है तो हमारी मेडिकल दवाइयाँ कुछ होती हैं जो रिक्वायर्स होती हैं, जो ज़रूरत हमारे मेडिकल कैंप लगते हैं। तो एक्सपायर दवाई ना भेजकर ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जिनको वो हमको कोरियर द्वारा माध्यम से भेज दें, जो हम मेडिकल कैंप लगाते हैं वहाँ हमारी उन दवाइयों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ कपड़े कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जो कोशिश करें कि ठीक-ठाक हों, फटे ना हों, उसे धोकर नहीं तो हम लोगों ने वॉशिंग मशीन लगा रखी है और उस वॉशिंग मशीन में हम लोग अभी भी यहाँ पर भी रखे हुए हैं, हम लोग उन कपड़ों को पैक कर और जहाँ लगता है कि यहाँ बहुत बुरा कंडीशन है, वहाँ जाके सप्लाई कर देते हैं, दे देते हैं, डोनेट करते हैं। तो मेनली यही है कि हम लोगों को पैसे नहीं चाहिए, ना उनकी रिक्वायरमेंट है। हमें बस उनकी ज़रूरत है कि वो हम तक जुड़े रहें। जी। दवाइयाँ हो गई, किताब हो गई, जी। प्लेन किताबें या कलर्स जो रंग भरने की कॉपी किताबें होती हैं। मुझे बेसिक वंदना चीज़ों की जी, इसके लिए रिक्वायरमेंट है। आप अपना फ़ोन नंबर या कोई पता या कोई ईमेल आईडी हाँ, कुछ बताना चाहेंगी? ताकि यस लोग यस वहाँ मेरा पर आपसे मेरा संपर्क कर फ़ोन सकें। नंबर मेरा फ़ोन नंबर 9953322229। तो ये मेरा जी, फ़ोन नंबर है और मेरा मेल है vandnavats@yahoo.com। अगर कोई मेल कर बताएगा तो बहुत अच्छा होगा कि मुझे
मेरी मेडिसिन लिस्ट होती हैं जो हमारे को कैंपों में ज़रूरत होती हैं, तो मैं जी। उनको प्रोवाइड करवा दूँगी कि उसमें से जो जितनी दवाएँ वो भेज सकते हो वो भेज दें मेरे को। और बच्चों से रिलेटेड कोई कॉपी किताब या कुछ अच्छी कोई पुस्तक, कोई हिंदी की, कोई इंग्लिश की कोई रीडिंग हो, बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स हों, उस तरह की कोई चीज़ें हों, तो वो आप करा दें, बस इतनी ही हेल्प बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। जी, वंदना जी, और बहुत शुक्रिया हाँ, आपका आज बहुत-बहुत हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि ये शुक्रिया मैं अपना और अपनी टीम की तरफ से कर रही हूँ, लेकिन आने वाला भावी समाज, भावी देश और बच्चे एक दिन आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बताता है कि सही और गलत में क्या फ़र्क है, और आप उन्हें वो हाँ, फ़र्क करना सिखा रही हैं, और समाज बिल्कुल, के बिल्कुल। साथ ही साथ उस उपेक्षित वर्ग के लिए भी काम कर रही हैं, जिसके बारे में हम कभी-कभार सोच लेते हैं जब उस रास्तों से गुज़रते हैं या कहीं उनको उनसे आमना-सामना हो जाता है। इसके अलावा हम लोग फिर अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। धन्यवाद फिर से, शुक्रिया उन लोगों के साथ धन्यवाद जी। हमें जोड़ने के लिए और उन लोगों के लिए काम करने के लिए।